देश की राजधानी दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 की सर अंधेरी रात में एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया था जिसे सुनकर पूरा देश दहल उठा था और लोगों की आंखें आंसुओं से नम हो गई। 23 साल की लड़की के साथ एक चलती बस में 6 लड़कों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। जी हाँ, हम निर्भया केस की बात कर रहे हैं। साथियों, निर्भया केस के बारे में आपने अभी तक बहुत कुछ जाना, पढ़ा और सुना भी हो, लेकिन इस केस से जुड़ी कुछ हम आपको ऐसी बारीकियां बताएंगे जिसे आपने अभी तक नहीं पढ़ा, नहीं सुना होगा। हम आपको ये भी बताएंगे कि निर्भया का एकमात्र छोड़ा गया नाबालिग दरिंदा कहाँ और किस हालत में है। एकमात्र छोड़े गए नाबालिग दरिंदे का 10,000 रुपये और एक सिलाई मशीन देने के पीछे का रहस्य क्या है, हम आपको ये भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पूरी कहानी सुनने के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करके शेयर कर दें अपने दोस्तों, यारों और परिवारों के साथ। निर्भया का जन्म 10 मई 1990 को नई दिल्ली में हुआ था। वह अपने भाई बहन में से सबसे बड़ी और इकलौती बेटी भी थी। निर्भया के माता पिता ने अपने बेटे बेटियों में बिना कोई भेदभाव किए निर्भया को भी अच्छी शिक्षा दी थी और निर्भया को भी बराबरी का मौका दिया गया। निर्भया बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज थी और अपने परिवार वालों के उम्मीदों पर हमेशा खरे उतरती थी और अव्वल नंबर लाती थी। निर्भया आगे की पढ़ाई जारी रखती है और आगे की पढ़ाई करते हुए वह मेडिकल फील्ड में जाने का फैसला करती है और वह फिजियोथेरेपी की कोर्स करते हुए काफ़ी नंबर के साथ वह अच्छे पढ़ाई करते हुए फिजियोथेरेपी की डिग्री भी हासिल कर लेती है। जब यह घटना घटी थी तब निर्भया फिजियोथेरेपी की ही इंटर्नशिप कर रही थी। बात 16 दिसंबर 2012 की है। दिन रविवार था। छुट्टी के दिन होने की वजह से निर्भया अपने दोस्त अवनेंद्र प्रताप पांडे के साथ फिल्म देखने का प्लान बनाती है। अवनेंद्र प्रताप पांडे पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और वह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला है। उन दिनों सिनेमाघरों में आमिर खान का फिल्म तलाश लगी हुई थी। तलाश फिल्म की चर्चा काफ़ी थी, इसलिए निर्भया ने अपने दोस्त के साथ फिल्म देखने का प्लान बनाती है और ये दोनों पब्लिक ट्रांसपोर्ट से फिल्म देखने के लिए सिलेक्ट सिटी वॉक चले जाता है। जब ये लोग सिनेमा हॉल तक आते हैं तो वहाँ काफ़ी भीड़ होती है, जिसके कारण इन्हें तलाश फिल्म का टिकट नहीं मिल पाता है। तलाश फिल्म की टिकट नहीं मिलने के बाद ये दोनों लाइफ ऑफ पाई नाम के फिल्म देखने का फैसला करते हैं और ये दोनों फिल्म देखने चले जाते हैं। इवनिंग शो फिल्म देखने के बाद निर्भया और पांडे अपने घर जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रहे होते हैं। वैसे तो रात बहुत ज़्यादा नहीं हो रही थी, फिर भी ठंड ज़्यादा होने की वजह से ऑटो बहुत कम आ रहे थे। ठंड होने की वजह से तो ऑटो कम आ ही रहे थे और जो भी आ रहे थे वो मीटर के बजाय मुँह मांगी रकम मांग रहे थे। कुछ देर रुकने के बाद एक ऑटो वाला आता है और वह मीटर पे चढ़ने को लेकर तैयार हो जाता है, लेकिन वह कहता है कि मैं ज़्यादा दूर नहीं, बस पास के ही बस स्टैंड तक जाऊंगा। फिर ये दोनों फैसला करते हैं कि वहाँ बस स्टैंड जाने के बाद कोई ना कोई तो बस मिल ही जाएगा या ऑटो मिल ही जाएगा, तो वहाँ से हम दोनों चलेंगे। और ये दोनों उस ऑटो में बैठ जाते हैं। ये दोनों वहाँ पे इंतज़ार करने लगते हैं। फिर देखते हैं कि लगभग रात के 9:30 बज चुके थे, लेकिन वहाँ से एक सफ़ेद कलर की काले शीशे वाली बस गुजरती है। बस के गेट से एक लड़का चिल्लाता है, लोगों से पूछता है उनसे कहाँ जाना है। जवाब में निर्भया का दोस्त बोलता है कि द्वारका। बस वाला कहता है कि हम भी वहीं जा रहे हैं। इसके बाद निर्भया अपने दोस्त के साथ उसी बस में बैठ जाती है। जब निर्भया और उसके दोस्त बस तक जाते हैं और उसके अंदर बैठते हैं तो उसके अंदर देखते हैं कि 3 और सवारी हैं और दोनों निश्चिंत होकर ही बस में बैठ जाते हैं। बस में मौजूद एक लड़का मुनिरका से द्वारका तक जाने के 10-10 रुपये किराए के तौर पर लेता है। हालांकि जब ये दोनों टिकट मांगते हैं तो बदतमीजी करने लगता है। उस दिनों टिकट को लेकर नोकझोंक होना आम बात थी, तो इसलिए निर्भया अपने दोस्त को समझाते हुए शांति से बैठ जाते हैं और अपने मंजिल तक पहुंचने का इंतजार करने लगते हैं। मगर किसे पता था कि यह सफ़र ही रह जाएगा, मंजिल तक यह नहीं पहुंच पाएगा। कुछ देर तक तो बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ती रहती है, मगर थोड़ी देर के बाद ड्राइवर निर्धारित रूट से बस को हटाकर दूसरे रोड पर लेते जाती है। इस पर सवाल करते हुए अवनेंद्र प्रताप पांडे ने पूछता है कि आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, यह रूट तो द्वारका का है ही नहीं। तो इसके द्वारा बस कंडक्टर द्वारा उसके द्वारा पूछे जाने पर उससे मारपीट करने लगता है और उसे बिठाकर पूछने लगता है कि ये तुम्हारी कौन लगती है। जब यह कहानी चल रहा था तब अवनेंद्र प्रताप पांडे वह तीनों सवारी की ओर देखता है और बोलता है, भाई साहब हमारे साथ बदतमीजी हो रही है। पर अवनेंद्र प्रताप पांडे को यह पता नहीं था कि वह तीनों सवारी नहीं बल्कि इसका साथी और दोस्त ही है। अब यह सभी 6 लोग मिलकर निर्भया के दोस्त के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और उसे उकसाना शुरू कर देते हैं। जब निर्भया का दोस्त जवाब देने लगता है तो बस के अंदर मौजूद सभी हाथापाई करने लगते हैं और उसे मारना पीटना शुरू कर देते हैं। पहले तो उसके दोस्त को लात घूंसों से मारते हैं, फिर इसी लड़ाई के दौरान एक लड़का बस के अंदर इस्तेमाल होने वाली एक बड़ी सी लोहे की रॉड निकालता है और उसके सर पे मार देता है, जिस कारण निर्भया का दोस्त वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अब आगे निर्भया के साथ रूह कपा देने वाली दरिंदगी का सिलसिला जारी होता है।
निर्भया के दोस्त को मारने पीटने के बाद जब ये लोग देखते हैं कि वो लड़का बेहोश हो गया है, तब यह सभी निर्भया को खींचते हुए जब ये पिछले सीट पे लाता है, बस के पिछले सीट पे लेके जाते हैं, तब निर्भया के साथ जो होता है हम उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। बस चलते रहती है और निर्भया के साथ दरिंदगी का अंजाम दिए जा रहा था। यह सिलसिला 2-2.5 घंटे तक जारी रहता है। इस दौरान बस के बगल से कई बार पुलिस की गाड़ी भी गुजरती है। बस खुद भी कई थानों से गुजरती है, मगर कोई भी इस बस को रोकता नहीं है। बस में मौजूद सभी 6 लोग निर्भया को बारी बारी से नोचने लगता है। बस के रोड से लगे चोट के कारण निर्भया के दोस्त तो बेहोश हो गए थे, जिसके कारण वह निर्भया की मदद करने की स्थिति में नहीं था। 6 लोगों के साथ लड़ना अकेले निर्भया के लिए तो संभव नहीं था, फिर भी निर्भया अपनी पूरी हिम्मत लगाकर उन लड़कों के साथ लड़ते रही। उनके मुताबिक 6 में से 3 दरिंदों पर कई वार करते हैं और कई बार वह काट कर उसे बचने की कोशिश करती है, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो पाता है। जब उन सभी दरिंदों का मन भर जाता है तो ये सभी मिलकर निर्भया को बस से बाहर फेंक कर उसे कुचलते हुए एक्सीडेंट के रूप में देने का प्लान बनाते हैं, मगर उससे पहले कि ये लोग मिलकर तय करते कि निर्भया का दोस्त भी मर जाना चाहिए। ये सभी मिलकर प्लान बनाते हैं और निर्भया के दोस्त के सर पे फिर से दोबारा रोड से वार किया जाता है और ये सभी उन दोनों का कपड़े उतार कर रोड पर ही फेंक देते हैं। उन दोनों को रोड पर फेंकने के बाद वे सभी उनके सामान लूट लेते हैं और तभी रात के लगभग 11 बज चुके थे। बस के अंदर मौजूद दरिंदों ने निर्भया के दोस्त की जान लेने की पूरी कोशिश की, मगर वो उसकी जान नहीं ले पाते हैं। इस कारण बस से फेंके जाने के बाद निर्भया के वही दोस्त कुछ होश आने के बाद लोगों से मदद की गुहार लगाते हैं, मगर काफ़ी लोग उसे नज़रअंदाज करके निकल जाते हैं। हालांकि ये अनजान व्यक्ति इन दोनों को बुरी हालत में देखकर पुलिस को फ़ोन लगाता है और थोड़ी ही देर बाद पुलिस की एक टीम भी वहां पर पहुंच जाती है और तुरंत दोनों को सफदरगंज अस्पताल भर्ती करवाया जाता है। निर्भया के साथ कितनी बर्बरता की गई थी, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि निर्भया की आंख बाहर निकल चुकी थी, बेतहाशा ब्लीडिंग हो रही थी, पूरा शरीर चूर चूर हो चुका था और उसके शरीर के अंदर लोहे की रोड से वार किया गया था। निर्भया की स्थिति को देखकर तत्काल इलाज शुरू कर दिया जाता है। हालत इतनी ज़्यादा गंभीर हो चुकी थी कि तुरंत ही उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। कुछ ही घंटे बाद निर्भया के साथ हुई दरिंदगी की खबर मीडिया के जरिए देश दुनिया में भी फैलनी शुरू हो जाती है और जब लोग निर्भया के साथ हुई बर्बरता की कहानी सुनते हैं तो लोग गुस्से से भर जाते हैं। लोग प्रशासन सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ लोग जल्द से जल्द उन दरिंदों की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। देखते ही देखते रोड प्रदर्शन आंदोलन का रूप ले लेता है और देश भर में निर्भया के समर्थन में प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। लोग देश भर में निर्भया की जान के लिए दुआ मांगने लगते हैं, जिन पर निर्भया की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जाती है। यहाँ तक कि 16 दिसंबर 2012 से लेकर 19 दिसंबर 2012 के बीच निर्भया की एक के बाद एक 5 सर्जरी करनी पड़ती है। लाख कोशिश के बावजूद निर्भया की स्थिति बिगड़ती ही चली जाती है। इस कारण 21 दिसंबर को भारत सरकार की ओर से देश के टॉप मोस्ट डॉक्टर की ओर से एक कमेटी बैठाई जाती है और सरकारी खर्चे के तौर पर बेस्ट मेडिकल देने के तौर पे कहा जाता है। इसके बावजूद भी निर्भया की स्थिति नहीं संभलती जाती है और उसका शरीर का तापमान काफ़ी बढ़ जाती है, यहाँ तक कि इन्फेक्शन भी पूरी तरह से बढ़ जाता है। इधर सड़कों पर लोगों का हुजूम निर्भया के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा था, तो उधर डॉक्टर जी जान लगाकर निर्भया को बचाने की कोशिश कर रहे थे, मगर स्थिति बिगड़ती ही चली जाती है। इसी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 26 दिसंबर को एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई जाती है और उसमें यह फैसला लिया जाता है कि निर्भया को वर्ल्ड के बेस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट में उसका इलाज करवाया जाएगा। इसके साथ ही सिंगापुर के हॉस्पिटल में निर्भया को भेजने की तैयारी शुरू हो जाती है। फाइनली 27 दिसंबर को निर्भया सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वहां उसका इलाज शुरू हो जाता है, मगर यहां आती ही निर्भया की हालत और ख़राब हो जाती है और 29 दिसंबर को स्थानीय समय अनुसार सुबह के 4:45 पर निर्भया इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाती है। अब निर्भया की मौत के बाद उसकी सबको वापस दिल्ली लिया जाता है और कड़ी सुरक्षा के बीच निर्भया के बीच अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। निर्भया के दोस्त को कुछ दिन के इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर लिया जाता है। अदर निर्भया का इलाज चल रहा था, उधर ग्राउंड लेवल पर दिल्ली पुलिस काम करते हुए अपराधी को गिरफ्तार करने में लगी हुई थी। इस घटना की रिपोर्ट के 24 घंटे के अंदर ही दिल्ली पुलिस ने कई सस्पेक्ट को गिरफ्तार कर लिया था। सीसीटीवी के जरिए दिल्ली पुलिस बस की भी पहचान कर लेती है और उसके आधार पर सबसे पहले उस बस के ड्राइवर राम सिंह को गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर राम सिंह के बयान के आधार पर एक के बाद एक कुल 6 अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार अपराधी में से मुकेश सिंह, राम सिंह,
और उसके साथ ही राजस्थान का रहने वाला विजय शर्मा, और उसके साथ नाबालिग था जो विजय शर्मा उसके साथ नाबालिग था। उसके बाद 19 साल की पवन गुप्ता को भी गिरफ्तार कर लिया जाता, जो एक फल बेचने वाला था। इन दोनों की गिरफ्तारी बिहार और यूपी से हुई थी, जबकि छठे अपराधी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया था। शुरू में इस अपराधी का नाम पब्लिक में नहीं बताया गया था, क्योंकि गिरफ्तारी के समय ये इस अपराधी का उम्र, छठे अपराधी का जो था वह नाबालिग था, इसलिए नहीं बताया गया था। और उसकी पहचान गुप्त की जाती है कि उस अपराधी का नाम जो है, बाद में यह खुलासा हुआ था कि उसका नाम मोहम्मद अफरोज था। अफरोज को आनंद विहार टर्मिनल से गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा पुलिस ने अक्षय ठाकुर के नाम के 28 साल के लड़के को भी गिरफ्तार किया था, जो बिहार के औरंगाबाद का रहने वाला था। ये सभी अलग अलग बैकग्राउंड के थे और ये सभी की कुछ ही दिन पहले दोस्ती हुई थी। घटना वाले रात ये दोनों पार्टी के मूड में ही घर से निकले थे। ये सभी मिलकर बहुत सारी शराब और खाने पीने की चीज़ बस में ले लेते हैं और शिकार की तलाश में बस लेकर निकल जाते हैं। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि निर्भया को भी अपना शिकार बनाने से पहले बस के अंदर एक 35 साल के रामाधीर नामक व्यक्ति से कॉर्पोरेटर पैसेंजर बनाकर और उससे पैसे भी और मोबाइल भी लूट लिए गए। रामाधीर सिंह इस लूट की जानकारी पास से गुजरते पुलिस वाले को दी, मगर वो पुलिस वाले रामाधीर सिंह को बातों को माइंड में नहीं लेता है और उसे डांट कर भगा देता है। शायद अगर वह रामाधीर के कंप्लेन को अगर सीरियसली पुलिस वाले ले लेते तो उस दिन निर्भया का यह कांड शायद नहीं हो पाता। सबसे पहले यह आइडेंटिफिकेशन कराई जाती है और निर्भया का दोस्त उन सभी 6 अपराधियों की पहचान की जाती है। फिर इन लोगों पर मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू होती है। मामले की सुनवाई चल ही रही होती है कि 11 मार्च 2013 को निर्भया केस के प्रमुख आरोपी एक राम सिंह ने वतिहार जेल में सुसाइड कर लेता है। 1 सितंबर 2013 को नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस द्वारा मात्र 3 साल की सजा के तौर पर सजागिरी भेज दिया जाता है, जबकि बाकी बचे 4 अपराधी को बलात्कार और अपराधी समेत मामला चलता है और फाइनली 13 सितंबर को यह फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा उन सभी चारों को मौत की सजा सुना दी जाती है। ये सभी अपराधी मौत की सजा के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील करता है, जहां 13 मार्च 2014 को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा भी पिछले अदालत के फैसला को देखते हुए उनकी फांसी की सज़ा को बरकरार रखा जाता है। इसके बाद ये सभी सुप्रीम कोर्ट का भी रुख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी 5 मई 2017 को फांसी की सज़ा को बरकरार रखा जाता है। इसके बावजूद ये अपराधी एक के बाद एक अपने सभी विकल्प का इस्तेमाल करते हुए बचने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर यह सुप्रीम कोर्ट के बाद प्रेसिडेंट द्वारा भी इसे पिटीशन रिजेक्ट कर दिया जाता है और फाइनली सभी कानूनी दरवाजे बंद होने के बाद चारों अपराधी को 20 मार्च 2020 को सुबह के 5:30 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दे दी जाती है। मेडिकल टीम द्वारा 6 बजे सभी को मृत घोषित कर दिया जाता है। निर्भया की 4 अपराधी की तो फांसी हो गई थी, जबकि एक ने खुद ही सुसाइड कर लिया था। फिर एक का क्या हुआ? जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि एक केस का एक आरोपी है जिसका अंजाम देते हुए नाबालिग था, उसे सिर्फ 3 साल की सजा हुई थी और उसे सुधारगृह में भेज दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस नाबालिग अवैध का नाम मोहम्मद अफरोज था। 3 साल की सजा पूरी होने के बाद अफरोज को सुधारगृह से निकालकर बेहद ही गुपचुप तरीके से नई जगह भेज दिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अफरोज को नई सिरे से ज़िंदगी शुरू करने का 10,000 रुपये पैसे देते हैं और एक सिलाई मशीन भी दे दिया जाता है ताकि बतौर टेलर काम करके वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके। फिलहाल अफरोज कहाँ रहता है, इस बात की जानकारी आधिकारिक तौर पर किसी को भी नहीं है, क्योंकि देश के कानून के मुताबिक नाबालिग अपराधी की सुरक्षा करना भी कानून की ही जिम्मेदारी है। इस पर क्या ही कहा जाए। एक दावा ये भी किया जाता है कि दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से अफरोज को 10,000 रुपये और सिलाई मशीन दी थी, जबकि इसके पीछे की सच्चाई जानना जरूरी है। दरअसल जुवेनाइल जस्टिस के मुताबिक, चिल्ड्रन एक्ट के मुताबिक, जब भी कोई नाबालिग अपराधी अपनी सज़ा पूरी करके बाहर आता है तब उसके पुनर्वास की व्यवस्था भी करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। यह कानून केंद्र सरकार द्वारा ही बनाया गया है। यहाँ तक कि जब एनडीए सरकार के दौरान इस कानून में संशोधन किया गया तब भी इस प्रावधान को हटाया नहीं गया, बरकरार रखा गया, जिसके कारण निर्भया की छठे और एकमात्र जिंदा बचे अपराधी को पुनर्वास के लिए आर्थिक मदद और कथित तौर पर सिलाई मशीन दी थी। हम यहाँ कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको सही जानकारी दे रहे हैं। इस खबर के मुताबिक बाहरों का गुस्सा इसलिए भी बढ़ गया था क्योंकि कथित तौर पर निर्भया के साथ सबसे ज़्यादा जुल्म इसी नाबालिग अपराधी ने किया था और इसे ही छोड़ दिया गया। एक और बात आप भी शायद जानते होंगे, दुनिया इस केस को निर्भया केस के नाम से जानते हैं और कई महीनों तक किसी को भी निर्भया का असली नाम नहीं मालूम है। इसकी वजह यह थी कि भारतीय कानून के हिसाब से बलात्कार पीड़िता की असल पहचान जाहिर करना गैर कानूनी है। इस कारण इस लड़के को मीडिया ने निर्भया के नाम और दामिनी जैसे नाम दिया था, लेकिन कानून में ये भी प्रावधान है कि व्यक्ति के माता पिता चाहे तो वो अपना इच्छा से उसकी पहचान जाहिर कर सकते हैं। इसी कानून का हवाला करते हुए निर्भया के परिवार वालों ने मीडिया में बयान दिया
कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे उसकी पहचान छिपानी पड़े, बल्कि हमारी बेटी ने जिस बहादुरी से उन दरिंदों से मुकाबला किया उस पर तो हमें गर्व है। फिर निर्भया के पिता ने मीडिया से बातचीत करते के दौरान निर्भया का असल नाम बताया ज्योति सिंह था। दोस्तों, हम बातचीत का सिलसिला यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम भगवान से दुआ करते हैं कि ज्योति की आत्मा को शांति मिले। दोस्तों, आपके मुताबिक आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि बलात्कारी करने वाले आरोपी को सरकार के द्वारा क्या सज़ा मिलना चाहिए। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने परिवारों और अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि इस तरह के कांड और होने वाले अपने जानकारी के मुताबिक सचेत रहें और कहीं पर भी इस तरह की घटना हो तो आप लोग बिल्कुल भी सचेत रहें। अपने परिवार, अपने यार, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जय